हाँ जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कल हम लोगों ने शुरू किया था। तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम बेसिकली उसकी डेफिनेशन समझना चाह रहे थे। तो देखिए, कोई भी एक्ट जो है वो सर टॉपिक वाइज लिखा जाता है, और जो उसमें टॉपिक्स होते हैं, एक एक बात जो करते हैं, उसमें सीरियल नंबर, बाकायदा सीरियली नंबर किया जाता है, एंड ईच नंबर इज नोन एज सेक्शन। ठीक है। फिर सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, फिर सब सेक्शन के अंदर क्लॉज होते हैं, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। खैर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपल है। तो सेक्शन 1 जो है वो तो ये बताता है कि भैया कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी लास्ट ईयर जो आर्टिकल 370 डिलीट हुआ, तो उस 370 के डिलीट होने से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ, एंड नाउ दिस अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर, ये पूरे भारत में लगेगा। 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ, और इसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सो दैट इज गिवन इन सेक्शन 1, राइट। ये सब चीजें सेक्शन 1 में दी हुई है। देन कम्स सेक्शन 2, which contains definitions. जनरली ज्यादातर एक्ट्स में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए हुए हैं। सो जब हम डेफिनेशन रेफर करेंगे तो जनरली वी विल रेफर सेक्शन 2. So contract has been defined in section 2, clause H. It's not subsection. Sir, when there is a section और उसके जो सब parts हैं, they are related to each other, they are called subsection, and when they are not related to each other, they are called clause. हमें इतना मतलब नहीं है, हम लॉ उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे, बट स्टिल इट इज सेक्शन 2 clause H. It's not subsection 2. Somewhere I will tell you subsection, somewhere I will tell you clause, और फिर आपको सर कुछ भी कह देते हो। ये स्मॉल बनेगा, ब्रैकेट में बनेगा, और सेक्शन 2 ब्रैकेट में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। एनीवे, तो ये डिफाइन करता है कि एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, तो बच्चों सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड देन वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। दैट मीन्स कि लॉ से हम उसको एनफोर्स करा सकते हैं, मतलब उसकी लीगल वैलिडिटी है। अगर दूसरी पार्टी काम पूरा नहीं कर रही है तो उस पर सूट फाइल हो सकता है, कोर्ट हियरिंग करेगा, सुनेगा, समझेगा, और फिर डिसाइड करेगा। तो एनफोर्सेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले वी नीड एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मैंने आपको बताया बच्चों, सबसे पहले प्रपोजल होगा, देन वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेंस होगी। सर, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो इट बिकम्स ए प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एग्रीमेंट। ऑल दीज टर्म्स आर ऑल्सो डिफाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इन सबका भी डेफिनेशन है, इट इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिया हुआ है। तो बेटा, द फर्स्ट थिंग दैट इज
सर प्रॉमिस, तो पहले एग्रीमेंट को डिफाइन किया है, सॉरी, तो एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E, ठीक है सर, इट इज एवरी प्रॉमिस, एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming consideration for each other, और प्रॉमिस क्या है बच्चों, प्रॉमिस का मतलब है व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Or proposal when accepted becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. Sir, it is to be. ठीक, तो ध्यान से अगर देखें तो फर्स्ट थिंग इज प्रपोजल. प्रपोजल क्या है बच्चों, प्रपोजल इज कि व्हेन ए पर्सन signifies his willingness to do or not to do something with a view to obtain assent of that other person, तो वो प्रपोजल है. तो बच्चों, when a person signifies means कहता है, अपनी बात को रखता है. सर, इट कैन बी ओरली, इट कैन बी इन राइटिंग, इट कैन बी इन एनी अदर वे, इन एनी अदर मैनर, या इवन बाय कंडक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. यस, इवन ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बाय कंडक्ट, कोई दिक्कत नहीं. तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस to another person to do or not to do something with a view to obtain assent of other person. तो सर जी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है, विलिंगनेस, किसी काम को करने की या न करने की, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ए प्रपोजल कैन बी फॉर नॉट डूइंग समथिंग, ऐसा भी हो सकता है. विद ए व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, एंड व्हेन दैट अदर पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी. ठीक, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो इट बिकम्स ए प्रॉमिस. एंड एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वी नीड अ प्रपोजल. बिना प्रपोजल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सो प्रपोजल होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए. सर, ऑफर कैसे होगा? ऑफर ओरली हो सकता है, ऑफर राइटिंग में हो सकता है, ऑफर कैन बी बाय कंडक्ट, कंडक्ट से भी हो सकता है. यस,
सर सपोज करिए कि somebody से X जो है वो Y से बोलता है कि I want to marry in 2020. आपको मुझे ये बताना है क्या ये प्रपोजल है, क्या ये ऑफर है. सर ये पढ़िए. When a person X signifies माने कहता है, पहुंचाता है अपनी बात को. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी इन एनी मैनर, बट कम्युनिकेट होना चाहिए. तो इसने इसको बोला, सिग्निफाई हो गया. हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताई टू अनदर पर्सन, दैट इज वाई. टू डू, दैट इज टू मैरी. और नॉट टू डू, इस केस में नॉट टू डू का एग्जाम्पल नहीं है, समथिंग. तो बच्चों अभी ये प्रपोजल नहीं है क्योंकि दिस पार्ट इज मिसिंग. with a view to obtain assent of that other person. सर जो बात कही है उसमें हमने दूसरे की सहमति के लिए कही है. Only then it will be a proposal. So here he has just said that I want to marry, but इसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है. तो वाई ने जवाब दिया कर लो मुझे क्या. तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई. सर इसने पूछा कहां, विद ए व्यू टू ऑब्टेन एसेंट कहां हुई. आई वॉन्ट टू मैरी इन 2020 के बाद अगर ये कहता है विल यू प्लीज मैरी मी, आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली मिस्टर एक्स. बेटा ये क्या कर रहे हो, छुट्टी की एप्लीकेशन दे रहे स्कूल में. मित्रों प्लीज हटाएं या लगा रहने दें. चलो लगा रहने दो, ठीक है, थोड़ा सा मजाक है उसमें, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज. बट दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो व्हेन ही सेज आई वांट टू मैरी, सो इट इज नॉट ए प्रपोजल. बट व्हेन ही एड्स द वर्ड दैट विल यू मैरी मी, सो इट इज नाउ ए प्रपोजल. अब ये प्रपोजल हो गया. सर वन पर्सन सिग्निफाइड इज willingness to do something to other person with a view to obtain consent, assent of that other person. Only then it is a proposal. Okay, so it is a valid proposal. अब वाई ने मना कर दिया और वाई का जवाब कि तूने अपनी शक्ल देखी है बे, मतलब बंदर जैसी शक्ल लेके चला आया, मतलब कुछ भी कह दिया. सर जस्ट किडिंग. उसने मना कर दिया. मना करने के भी 100 तरीके हो सकते हैं, ठीक है. उसने कह दिया अब्बा नहीं मानेंगे, तरीका है. उसने बेइज्जती कर दी, शक्ल देखी अपनी, तुम्हारे जैसे को तुम्हें नौकर भी नहीं रखूं, ड्राइवर भी नहीं बनाऊं, मतलब बदतमीजी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए. सर उसने कह दिया कि मैं तो कसम खाई है शादी नहीं करनी मैंने. सर जी इसने इसके थप्पड़ मार दिया लौट के. इसने तो ये अंग्रेजी लिखी, उनने बेटा थप्पड़ दिया, ये ले धाड़. अब ये पूछ रहा है इसका क्या मतलब समझो. अबे इसका मतलब ना है. मित्रों प्रपोजल वैलिड होना चाहिए. देन व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto. जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया है यदि वह उस पर अपनी सहमति दे देता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. तो एक्सेप्टेंस हो जाए. एंड व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस. ठीक. और बच्चों एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. रेसिप्रोकल का मतलब होता है बदले में, फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये एग्रीमेंट है. और व्हेन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. तो बस करें बेटा, इट इज टू मच, है ना. तो देखो लिखा है फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज. नंबर 1, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिए हैं, signifies his assent thereto, that is to the proposal becomes accepted. Accepted proposal becomes promise. तो agreement is result of proposal.
एग्रीमेंट कैसे होगा? पहले प्रपोजल होगा, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होगी, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, और प्रॉमिस तो एग्रीमेंट होता ही है। तो एग्रीमेंट बराबर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। दिस पार्ट, तो बच्चों प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, बट इज इट एनफोर्सिबल बाय लॉ? सो डज इट हैव लीगल सैंक्टिटी? एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। तो प्रपोजल की एनफोर्सिएबिलिटी मतलब कानूनी बाध्यता, कानूनी बाध्यता। कोर्ट से एनफोर्स होगा, मुकदमा होगा, भाई अगर नहीं करोगे तो कार्य पूरा। सो दैट इज कॉल्ड एनफोर्सिएबिलिटी। तो देखिए सेक्शन 10 है जो कि एनफोर्सिबिलिटी की बात करता है, और वो कहते हैं कि एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल अगर पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दे आर देयर इज फ्री कंसेंट, देयर इज लॉफुल कंसिडरेशन and there is lawful object, and the contract is not expressly declared void by anyone. So these are the conditions. देखो agreement is enforceable. Agreement is enforceable if parties are competent to contract. सर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void by law। तो ये सेक्शन 10 में पॉइंट्स दिए हैं, और तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल माना जाएगा, मतलब लीगली उसकी सैंक्टिटी होगी। अदरवाइज बेटा अगर एनफोर्सिएबल नहीं है तो वो या तो वॉइड होगा, इनवैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, ऐसा कुछ होगा। वॉइड का मतलब होता है कि जिसका कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। वॉइडेबल आधा एनफोर्सिएबल होता है, आधा नॉट एनफोर्सिएबल होता है। इट इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। वॉइडेबल और इलीगल, इनवैलिड वी विल डिस्कस लेटर, बट अभी राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग वैलिड यानी इनफोर्सिएबल, जो लॉ मान के चलता है। तो देखिए एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब है कि लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, दैट इज इट मस्ट बी ड्यूली एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि प्रपोजल है यानी एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेड प्रपोजल है और एनफोर्सिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर इट इज ऑब्वियस that contract comprises of an agreement. Agreement is promise, set of promise, promise is acceptance, and section 2H की enforceability होनी चाहिए। Example देखिए, A agrees with B to sell his car for rupees 2 lakhs. A agrees with B to sell his car for rupees 2 lakh। तो देखिए ये एग्रीमेंट तो दिख ही रहा है, और यहां पर A has a right to receive 2 lakh rupees and B has a right to get the car।
A has an obligation to deliver the car and B has an obligation to deliver to pay rupees 2 lakh to A. So it is fine. Valid contract दिख रहा है. सर अभी इसमें जब तक कोई लफड़ा नहीं दिखाई देगा नहीं मानोगे. A और B कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. जब कुछ नहीं कहेगा क्वेश्चन तो आप उल्टी सीधी अजम्पशंस नहीं लोगे. या तो क्वेश्चन बताए कि इन दो में से एक माइनर है या अनसाउंड माइंड है. सर कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना, इसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी. जब तक कहेगा नहीं थोड़ी मानेंगे. ऑब्जेक्ट लॉफुल है तो कार को बेचना बच्चों क्या अनलॉफुल काम है? नहीं, इट इज लॉफुल. 2 लाख रुपए देना उसके लिए इट इज इलीगल? नो सर, इट इज लॉफुल. और कोई कानून मना करता है कार नहीं बिकेगी देश में? हाँ जी सर. अगर ए ने बी को सर 2 लाख रुपए में अफीम बेची होती, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड दिस अफीम, ओपियम, इलीगल है. तो ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बिकम वॉइड क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया. अफीम बेचना देश में अलाउड नहीं है. सर ए ने बी से कहा कि तू सी का मर्डर कर दे, मैं 5 लाख रुपए दूंगा. अनलॉफुल है, वॉइड है. सर जी ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है जैसे कार बेची दैट इज द ऑब्जेक्ट. अब मेरा आपका एग्रीमेंट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज द ऑब्जेक्ट. अब अपना ऑब्जेक्ट तो लॉफुल है. अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जी ऐसा है मैं आपको फीस जो है वो कैश में नहीं दूंगा, इनके अकाउंट में दे दे भाई. कह रहा अकाउंट में भी नहीं दूंगा इनकी. फिर बोला सर अफीम ले लो मुझसे. वो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, लेकिन मान लो मैं एग्री कर देता हूं तो बच्चों ऑब्जेक्ट तो लॉफुल है, पढ़ाना पढ़ना, इसमें तो कुछ भी इलीगल नहीं है. परंतु कंसिडरेशन प्रतिफल वो अनलॉफुल है, इलीगल है. एंड आवर कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बिकम वॉइड, इनवैलिड हो जाएगा बेटा, अनफोर्सेबिलिटी चली जाएगी उसकी. तो ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं को प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच ऑब्लिगेशंस जो एग्रीमेंट से आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनफोर्सिएबल हैं पर एग्रीमेंट से नहीं हो रही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सर एग्रीमेंट होना चाहिए सबसे पहले. एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल तो पहले एग्रीमेंट तो हो. सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होना चाहिए. तो कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आउट ऑफ परव्यू ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं करेंगे. ऑब्लिगेशन है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लाइक इफ यू हैव इनकम यू हैव टू पे इनकम टैक्स. अगर आपकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है यू हैव टू पे इनकम टैक्स. ऑब्लिगेशन है. बट क्या कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई? नो. ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई? नो. सो दैट ऑब्लिगेशन इज नॉट कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल कवर ओनली दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस ये सब होना चाहिए. सर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशन है, डेफिनेटली है, लेकिन बच्चों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्टेटस ऑब्लिगेशन एंड दे आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. चलिए तो देखिए कैसे होगा. तो सबसे पहले प्रपोजल होगा, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स ए प्रॉमिस एंड दैट इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सेबल है देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस डायग्राम सेज द फ्लो, द प्रपोजल, देन एक्सेप्टेंस, देन एग्रीमेंट एंड देन एनफोर्सेबिलिटी एंड देन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है बच्चों. तो बेटा एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है भाई? तो देखो बेटा एग्रीमेंट कैसे बनेगा. तो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, और व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑफर और एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी से बनेगा. सर एग्रीमेंट
तो देखिए लीगल एग्रीमेंट भी हो सकता है, सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है। एग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सेबल नहीं है। ये थोड़ा सा नैरो सेंस में लिया जाएगा। इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट आएंगे जो लीगल एनफोर्सेबल है, अदरवाइज इसमें कवर नहीं होगा। सर सपोज करिए कि किसी की शादी थी एंड ही इनवाइटेड यू कि भैया मेरी शादी आप आइएगा, इनविटेशन कार्ड वार्ड दिया आपको, उसने फोन किया, घर आके दे गया। एनीवे, अब नाउ दिस इज ए प्रपोजल कि मेरी शादी आप आइएगा विद व्यू टू ऑब्टेन योर एसेट। आपने कहा हाँ जरूर आएंगे। एक्सेप्टेंस, बंदे ने शादी में बुलाया, आपने की आएंगे। एक्सेप्टेंस, प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, इट इज नाउ एग्रीमेंट, प्रॉमिस। बेटा उसके बाद आप नहीं गए, नहीं जा पाए या नहीं गए, मन नहीं करा हमारा जाने का, हम नहीं गए। नाउ टेल मी, अब वो मुकदमा कर सकता है, इज इट लीगली एनफोर्सिएबल? कॉमन सेंस से जवाब देना है। सो द आंसर इज नो। सर इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट है बट ये सोशल एग्रीमेंट है। दिस इज सोशल एग्रीमेंट। आप नहीं जाओगे तो कोई मुकदमा नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता जी। सर सोशल एग्रीमेंट है ना, ये एनफोर्सेबल नहीं होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लीगल एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल होता है। सर लीगल ऑब्लिगेशन तो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इनटू लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट से जरूरी नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन हो, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बेटा सॉरी लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगी और कानूनी रूप से आप उसको मानने के लिए बाध्य हो। नेचर, सर जी ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ओनली दोज एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सेबल। लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा एग्रीमेंट से बनेगा, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एग्रीमेंट बनेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। चल नाउ इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बच्चों। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एज पर सेक्शन 10, एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। ये 5 बातें बच्चों, कितनी बार बताओ बेटा? 5 बार बता दो। सर जी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, पार्टी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ। ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है एनफोर्सेबिलिटी। अब देखिए एज गिवन बाय सेक्शन 10, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कानून ने मना नहीं करा होना चाहिए कि ये ना हो पाएगा भैया। अब देखिए कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नहीं लिखी हैं पर हैं। सर अदर कंडीशंस नॉट स्पेसिफाइड बाय लॉ लेकिन मानी जाती हैं। नंबर 1, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। यू कैन नॉट एग्री विद योरसेल्फ। आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर आपने 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लिया, लोग करते हैं वादा करते हैं अपने आप से, उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। और आपने रिजोल्यूशन लिया कि भैया अब हम पबजी नहीं खेलेंगे, पबजी टाइम वेस्ट करता है, दिमाग गर्म करता है, नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चों बड़ी रूमर चल रही है पबजी बैन करने वाली है, लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव भी है पबजी के, सभी बैन होने चाहिए तभी मजा आएगा। एनीवे, फिलहाल ये कि यार 2 पार्टी होनी चाहिए। अब आपने खुद से प्रॉमिस करा मैं पबजी नहीं खेलूंगा,
और आपने अपने रूम की दीवार पे लिख लिया मैं पबजी नहीं खेलूंगा, साइन भी कर दिया आपने, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए बेटा, एक दिन कोई काम ही नहीं था, बिल्कुल ठल गई, लॉकडाउन, एग्जाम्स भी हो गए, लॉकडाउन भी हो गया, सीए भी ज्वाइन नहीं करा, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हमने कहा यार पबजी खेल लो। दूसरा मन कह रहा है रुक जा, दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं खेलूंगा। फिर मन कर रहा है खेल लो यार, और बेटा हमने पबजी खेला था, और बस एक बार शुरू हुआ फिर तो शुरू हो गया, 10 मिनट खेलते बस, फिर तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अगला दिन उसका, अगला दिन उसका, अगला दिन, बरसों जीवन बीत जाएगा, पबजी नहीं खत्म होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब थोड़े दिन बाद फिर ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार गलत काम हो गया, नाउ यू वांट टू फाइल ए सूट ऑन योर सेल्फ। तो बेटा कानून पढ़ रहे हो, पगलौटी पढ़ रहे हो, इना चोल में 2 पार्टी होनी चाहिए, सीधी बात है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सर लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन होनी चाहिए, लाइक जैसे घर पे हमने प्रॉमिस किया कि लौकी कल खाएंगे, तो इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। आप कोई लीगल रिलेशनशिप तो नहीं चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये एनफोर्सेबल नहीं है। आपने अपने दोस्त से कह दिया कि भैया तेरी शादी में हम आएंगे जरूर, और नहीं गए हम, तो लीगल रिलेशन नहीं है। सर क्या पार्टीज की इंटेंशन थी टू क्रिएट ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये सोशल है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। तीसरा बच्चों, लीगल फॉर्मेलिटीज। सर अगर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड इफ एनी तो करनी पड़ेगी, अगर जरूरत है, देखो ओनली देन इट विल बी एनफोर्सेबल। जैसे सपोज फैमिली अरेंजमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल अनलेस दे आर इन राइटिंग। देखो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो या रिटन हो वैलिड होता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है और रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। प्रूफ कैसे होगा उसमें हमें जाना नहीं है, बट एज पर लॉ ओरल एज वेल एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, नो प्रॉब्लम। लेकिन फैमिली अरेंजमेंट अगर है, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, दैट इज एनफोर्सेबल ओनली व्हेन इट इज इन राइटिंग। तो बच्चों जब पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तू 350 नंबर ले आएगा तो मोटरसाइकिल दिलाऊंगा हार्ले डेविडसन, तो उनसे कहो कि ऐसा है पापा, देखो लिख के दे, आप इस बात को लिख के दीजिए। अब वो आपको आंखें दिखाएंगे, 2 बातें भी कहेंगे, तो आप उनको बताइए कि देखिए हमारे सर जी ने बताया है कि फैमिली अरेंजमेंट्स आर एनफोर्सेबल ओनली व्हेन दे आर इन राइटिंग। अच्छा ठीक है, आप मत लिखो, मैं लिख देता हूं, आप खाली साइन कर देना। आप एक बाकायदा सुंदर सा पेपर लेके आओ, अच्छा सा पेन लेके आओ, और फिर उस पर लिखो पापा की तरफ से मैं, हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखो, आई, फिर पापा का नाम, ठीक है, से मिस्टर एक्स, आई मिस्टर एक्स, सन ऑफ, यहां पे अपने दादाजी का नाम लिखो मिस्टर वाई, डू हेयर बाई एग्रीज टू बाई अ मोटरसाइकिल फॉर माई सन या डॉटर, जो भी है, सो एंड सो, नाम लिखवा लेना, नहीं तो दूसरा भाई आ जाएगा, मेरे लिए था प्रॉमिस ये, आई एग्रीज टू बाई मोटरसाइकिल इफ ही क्वालिफाइज सीए फाउंडेशन विद मिनिमम सो मेनी मार्क्स। फिर आगे लिखो, आई एम एग्रीइंग टू दिस विदाउट एनी कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस विद माई ओन फ्री विल। हिंदी में मैं ये अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी जोर जबरदस्ती और दबाव के लिख रहा हूं। एंड द प्रॉमिस मेड अबव
शैल बी बाइंडिंग ऑन मी, ऊपर लिखा हुआ प्रॉमिस मुझ पर बाइंडिंग हुआ। आई हैव रिटन दिस टू क्रिएट एन एविडेंस, ये मैंने सबूत के लिए लिखा है। और बेटा लिख करके ले जाओ, लीगल लैंग्वेज बता दी मैंने, पापा के साइन करा लो, मम्मी के साइन करा लो, ब्रैकेट में लिखवा लेना विटनेस। और उसके बाद अगर पिटपिटा जाओ, साइन तो देखो करने से रहे ये लोग, और आप ही कुटोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे मत कहना फोन करके कि सर जी हम पिट गए। हमें अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे करोगे तो, मतलब पिटोगे तो। चलिए मजाक के बच्चों, डू नॉट टेक इट सीरियसली, बट पॉइंट टू लर्न इज दैट एट सर्टेन प्लेसेस द लॉ प्रिस्क्राइब्स सम फॉर्मेलिटीज, like a family arrangement is valid only when it is in writing. So if there are any prescribed legal formalities, they must be followed, they must be observed. Only then the agreement will be enforceable, otherwise it will not be enforceable. Then certainty of meaning. Meaning must be certain. जो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, जो प्रपोजल है, वो साफ साफ समझ में आना चाहिए कि किस बात का प्रपोजल है। यस, इफ द मीनिंग इज अनसर्टेन इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। सर आप लोगों ने बाहुबली देखी होगी, तो एक बार क्या हुआ कि कुछ एक सीन था बुल फाइट का, और वो बुल आया, फाइट किया, फिर वो बुल पटक दिया, फिर वो बुल राजा पे पीछे से हमला किया, देन कटप्पा वहां पहुंच गया, उसने लड़ाई लड़ी, कटप्पा पिट गया, वो अलग बात है। फिर राजा उसके इस बात से, इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ और कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो कटप्पा ने कहा कि ठीक है साहब, देवसेना को आजाद कर दो, आजादी मांगी, और उसने उसको तलवार दी कि ले जाओ मार दो उसे, आजाद हो जाएगी। तो बच्चों आजादी का क्या यही मतलब था जो वो मांग रहा था और जो उसने प्रोवाइड करी? जबकि शायद काफी सर्टेनिटी थी, बात समझ में आ रही थी क्या मांग रहा है। बच्चों सर्टेनिटी का मतलब है क्लैरिटी होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर, एकदम पक्का वाला, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी जी। सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर एक्स सोल्ड 100 टन ऑयल टू बी, एक्स ने वाई को चलो 100 टन ऑयल बेचा, कौन सा ऑयल बेचा इज नॉट रिटेन, सो इट इज अनसर्टेन, ये एनफोर्सेबल नहीं है। सर इट मे बी कि कोकोनट ऑयल बेचा, मस्टर्ड ऑयल बेचा, सर पेट्रोल भी ऑयल ही होता है ना, कौन सा ऑयल बेचा इज नॉट स्पेसिफाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड वन, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर कि मीनिंग क्या है। एंड परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल, परफॉर्मेंस भी तो यार पॉसिबल होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस। सर शादी का ऑफर हुआ, एक्स ने वाई को कहा कि आंटी विल यू प्लीज मैरी मी, सपोज, दिस इज नॉट प्रॉपर लैंग्वेज, इट्स ओके। उसने कहा विल यू प्लीज मैरी मी, वाई ने लौट के एक्स से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। एक्स प्रॉमिस्ड कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो बेटा क्या एक्स के अब्बा ने चांद तारे आसमान में टांगे हैं जो तोड़ लाएगा है? उसके बाद देखो मान लो शादी वादी हो गई, फिर एक दिन वाई ने कहा कि चलो छत पे चलते हैं, छत पे ले गई। अब कह रही है कि वो चांद तारे दिख रहे हैं, लाओ तोड़ के, तुमने प्रॉमिस किया। अब वो कह रहा अरे भैया इसका तो मतलब ये होता था कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। वो कह रही ना, यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम चांद तारे तोड़ के लाओगे, तुम्हें लाना पड़ेगा, और उनने उसे छत से धक्का दे दिया, जाओ तोड़ के लाओ। तो बेटा ये एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मित्रों ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इफ ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओनली देन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। सर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यही सब लिखा हुआ है। सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, सो देयर आर सर्टेन अदर सेक्शंस जो और बातों को लेके आते हैं।
तो देखिए अब इसमें इन्होंने और बातों को डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। सर नेचुरल पर्सन हो सकता है, कंपनी भी कम पर्सन होती, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, पर 2 पार्टी तो होनी चाहिए ना। सेल हुई तो एक सेलर एक बायर होना चाहिए ना। आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि खुद खरीदेंगे। दूसरा, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट जो होते हैं वो वैलिड नहीं है। हस्बैंड एग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। तो हस्बैंड चला गया विदेश, कह रहा हर महीने इतने पैसे दूंगा, हस्बैंड फेल टू पे, तो बेटा ये रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट घर में कर लेते हैं। वाइफ से कह दिया कि ज्वेलरी दिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं दिलाई तो क्या है, मुकदमा थोड़ी हो जाएगा। अदर फॉर्मेलिटीज, तो अगर कोई अदर फॉर्मेलिटीज है वो होनी चाहिए बच्चों, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, परफॉर्मेंस पॉसिबल। तो ये सब पॉइंट देखिए हो चुके हैं। और फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप देखिए एक डायग्राम बनाया जिसमें सबरी बातें लिखी है, ये वाली भी और ये वाली। जब तक ये सबरी बातें ना होंगी तब तक वैलिड ना होगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी। तो चलिए फिलहाल यहीं तक रखेंगे बच्चों, और इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। आसान है, सिंपल है, तब तक जब तक हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। और जहां आपने पेंडेंसी करी ये फिर पूरा नहीं हो पाएगा बच्चों, इतना लंबा जाएगा, इतना लंबा जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। चलिए फिलहाल इतना ही बच्चों, अगली मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्ते।